नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का टेस्ट दे रहे हैं। छठा से टेस्ट है, 15 MCQs हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके गहरे समुद्र के पानी में मौजूद होने की संभावना है? आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीले हरी शैवाल, सेप्रोफाइटिक कवक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंगी। तो इसका उत्तर होगा आर्क बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया जो है वो गर्म स्थानों पर भी रह सकते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, और ये गहरे समुद्र के अंदर जो वेंट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, थर्मल वेंट्स में ये पाए जाते हैं। इसलिए गहरे समुद्र में आपको ये जरूर मिल जाएंगे। यू बैक्टीरिया जो है वो सच्चे बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में वर्णक होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स इन। प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में वर्णक कहाँ होते हैं, यह है प्रश्न। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स कहाँ होते हैं या कौन से वर्णक होते हैं, यह आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्रोमेटोफोर्स। प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो उनके सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, और वहीं पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो हरे रंग को छोड़कर क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो हरे प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो हरे रंग को छोड़कर जो बाकी होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं जो कि मुख्य रूप से भोजन के भंडारगृह के रूप में काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो पौधे के विभिन्न हिस्सों को वो रंग देते हैं, रंग देने का काम करते हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और क्रोमेटोफोर्स के भीतर ही जो है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न। दुनिया में प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कवक, फंगी, काई, मोजेस, शैवाल, एल्गी, लाइकेंस। तो इसका उत्तर होगा कवक। कवक की जो संख्या वो विश्व में स्पीसीज की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न। एक लाइकेन के भीतर शैवाल और कवक के बीच घनिष्ठ संबंध मौजूद होता है। यहाँ पर कवक क्या करता है? देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस विद इन अ लाइकेन द फंगस। व्हाट द फंगस डज, तो ये बताना है आपको। शैवाल के लिए सुरक्षा, ठिकाना और शोषण प्रदान करता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द अलगा। शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, प्रोवाइड्स फूड फॉर द अलगा। शैवाल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द अलगा। शैवाल के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है, रिलीजेज ऑक्सीजन फॉर द अलगा। तो इसका उत्तर होगा शैवाल के लिए सुरक्षा, ठिकाना और अवशोषण प्रदान करता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द अलगा। देखिए यह जो संबंध है ये म्यूचुअलिज्म है, आपस में एक दोनों ही के लिए ही लाभदायक है यह संबंध। और इस संबंध में जो शैवाल है वह भोजन निर्माण करता है, और जबकि क्योंकि शैवाल के पास फोटोसिंथेटिक गुण होते हैं तो वो भोजन का निर्माण करता है, और कवक जो है वह उसे बदले में सुरक्षा देता है, ठिकाना देता है, और साथ ही साथ उसे एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करता है, पानी और मिनरल का। अगला प्रश्न। किसकी क्रिया के कारण ब्रेड के निर्माण के दौरान CO2 मुक्त होने से ब्रेड छिद्रपूर्ण हो जाता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसका उत्तर होगा ईस्ट या खमीर जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया के कारण ही जो है वो जिसे किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, जिसे फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन होता है या किण्वन होता है, और उस प्रक्रिया में CO2 रिलीज होता है, और जिसके कारण जो है ब्रेड जो है वह छेददार हो जाता है, उसमें कई सारे छेद दिखने लगते हैं हल्का हल्का। तो ये जो ईस्ट है वो अल्कोहल और CO2 दोनों ही प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स possesses characteristics of both a plant and an animal? जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो इसका उत्तर होगा यूग्लिना में जानवरों और पौधे दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह एक कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना। और यूग्लिना में जहाँ पर एक तरफ जो है आपको क्लोरोफिल भी मिल जाएगा,
जो कि पौधों का गुण है। वहीं दूसरी तरफ यह सूर्य के प्रकाश के बिना भी जीवित रह सकता है, जानवरों की तरह यह भोजन ले सकता है। तो यह हेटेरोट्रॉफ यानी कि विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर जीव के समान यह भोजन ग्रहण करता है, और उस समय यह ऑस्मोट्रॉफी करता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा यह भोजन को ग्रहण करता है, ऑर्गेनिक चीज़ों से यह भोजन खींच लेता है। और जब सूर्य के प्रकाश में होता है तो यह अपने क्लोरोफिल की मदद से भोजन बना लेता है। तो दोनों तरह के गुण हैं। जब सूर्य का प्रकाश मिला तो यह पौधा हो जाता है, और जब नहीं मिला तो यह जानवर के जैसा ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन ले लेता है। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों के ही गुण में इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का एक उद्देश्य है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पर नीतियां थोपना, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स यूटीज, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निधियों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, रणनीतियों और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रम ढांचे डिजाइन करना, डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा एक उद्देश्य जो है वह है रणनीतियों और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रम ढांचे डिजाइन करना। क्योंकि नीतियां थोपना जो है वह नीति आयोग का कार्य नहीं है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वह यह काम किया करता था। राज्य स्तरों पर निधियों का आवंटन यानी फंड्स का जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन है, वह भी योजना आयोग किया करता था, प्लानिंग कमीशन किया करता था। लेकिन नीति आयोग का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। नीति आयोग केवल रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों के स्तर पर डिजाइनिंग करता है, कार्यक्रम्स की, प्रोग्राम्स की, पॉलिसीज की डिजाइनिंग करता है। इसलिए इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन? रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली, सचिन नाथ सान्याल। तो इसका उत्तर होगा सचिन नाथ सान्याल। सचिन नाथ सान्याल एक महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने ही बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन दो प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभर पाई थी? इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंसेज वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? पंजाब और सिंध, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और असम और बम्बई। पंजाब एंड सिंध, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड असम एंड बम्बई। तो इसका उत्तर होगा पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभर पाई थी, जबकि असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब नहीं, बम्बे में ये उभर पाई थी। 6 राज्यों में, 6 प्रोविंसेज में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? एक केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। The President is elected by the elected members of the Parliament and the legislative assemblies of states and union territories. निर्वाचक मंडल में विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य शामिल नहीं होते हैं। The Electoral College does not include elected members of the legislative councils. एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का पालन किया जाता है। The system of proportional representation by means of single transferable vote is followed. तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होते हैं, और यह लाभ के पद के अंतर्गत भी नहीं आता है, और बाकी जो सारी जानकारी दी है वो सही। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि सभी जगह जो है विधान परिषद नहीं है। और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का पालन किया जाता है। 50% से अधिक मत लाने होते, 50% प्लस 1 मत लाना होता है, और एकल हस्तांतरणीय मत का अर्थ हुआ कि जो प्रेफरेंस वोट है वो ट्रांसफ़र होता जाता है अगले कैंडिडेट को। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक? हस्ताक्षर, सिग्नेचर, भूमि दस्तावेज, लैंड डॉक्यूमेंट, व्यापार परमिट, ट्रेड परमिट, वस्त्रों पर का टैक्स ऑन टेक्सटाइल्स। तो इसका उत्तर होगा व्यापार परमिट था। यह व्यापार परमिट था, ट्रेड परमिट के रूप में इसे माना जाता था, और यह ट्रेड परमिट था। आपको याद होगा कि मीर कासिम के समय में दस्तक के पर ही विवाद होने के कारण जो है उसे अपदस्थ कर दिया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके पद से, और बाद में फिर बक्सर का युद्ध भी हुआ था।
तो व्यापार परमिट के माध्यम से जो व्यापारी होते थे उन्हें व्यापार करने की छूट मिलती थी और उन्हें कई सारे टैक्सों से राहत मिलती थी। खास करके उन्हें कस्टम्स ड्यूटी जो है उससे उन्हें राहत मिल जाती थी। ये आमतौर पर पहले यूरोपीय व्यापारियों को ही इश्यू किया जाता था। और यहाँ तक बात रही कि फर्रुखसियर जो कि मुग़ल सम्राट थे, उन्हीं के समय में अंग्रेज़ों को ये परमिट जो है वो जारी हुए थे और इसी को लेकर विवाद हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरी सजा से बचाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वह डबल जियोपार्डी अर्थात एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा, 2 सजा से बचाता है, उसका प्रावधान नहीं है, उसका निषेध करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात का कोस्ट लाइन जो है वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राष्ट्रों के साथ न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का उपयोग, यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स का प्रयोग करना जो है वह अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है। जबकि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 51 में कहा गया है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाया जाएगा, इसकी भी बात की गई है। साथ ही साथ यह भी बात की गई है कि राष्ट्रों के बीच जो विवाद होंगे उसका निपटारा मध्यस्थता के द्वारा किया जाए, आर्बिट्रेशन के द्वारा किया जाए, और साथ ही साथ राष्ट्रों के बीच जो है कानून और संधियों के प्रति आदर बढ़ाने की भी बात की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्मियों के मौसम में आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित करने वाला पहला वायसराय था? विच वन ऑफ द वायसरायज वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? इन द समर सीजन। तो ऑप्शंस हैं जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, विलियम बेंटिक। तो इसका उत्तर होगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के ही समय में शिमला को राजधानी घोषित किया गया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था 1864 में। सर जॉन लॉरेंस थे और यह आधिकारिक राजधानी के रूप में अंग्रेजों के समय में कार्य करता रहा। गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यह कार्य करता था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। कमेंट करके यह बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने, प्रमाण देने, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जिसे कहते हैं, उससे सुरक्षा दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू।